पार्ट 6 पेशकश मीरे कारवां। मायावती के चेहरे और गर्दन पर चंद खाराशें नजर आ रही थी। ये गालबन रत्ना के नाखूनों का कमाल था। उसके सर के पिछले हिस्से पर भी गोमड़ सा उभर आया था। वो खराशों का जायजा लेते हुए एक हाथ से दाएं तरफ का सीना भी दबा रही थी। मैंने आईने में अपना जायजा लिया। मेरी नाक पकोड़ा बन गई थी और बाएं तरफ का जबड़ा भी सूजा हुआ था। मायावती ने आईने में मुझे देखा और उठकर दीवार के शेल्फ पर रखा हुआ एक डिब्बा उतार कर ले आई। ये मेडिकल बॉक्स था। उसने एक ट्यूब निकाली और उंगली पर करीम निकालकर मेरी फूली हुई नाक और जबड़े पर लगाने लगी। उसने दूसरी ट्यूब से अपने चेहरे और गर्दन की खराशों पर करीम लगाई और फटा हुआ ब्लाउज उतार दिया। वो जिस तरह बार बार अपना सीना दबा रही थी, उससे पता चलता था कि उसके सीने पर अच्छी खासी ज़रब लगी थी। उसने वही ट्यूब उठा ली जिससे मेरी नाक और जबड़े पर करीम लगाई थी। जब वो ब्लाउज के नीचे का इनर वेयर ऊपर उठाने लगी तो मैं वहां से हट गया। मैं इस कमरे से निकलकर दूसरे कमरों में झांकने लगा। चंद मिनट बाद मायावती कमरे से बरामद हुई तो वो लिबास भी तब्दील कर चुकी थी। मैं इस वक्त लाउंज में कुर्सी पर बैठा हुआ था। वो मेरी तरफ देखते हुए किचन में घुस गई और चंद मिनट बाद चाय बनाकर ले आई जिसमें पाउडर मिल्क इस्तेमाल किया गया था। मैं इस कुतिया को छोड़ूंगी नहीं, वो मेरे सामने कुर्सी पर बैठते हुए बोली। मेरा ख्याल नहीं था कि वो बदमाशों के साथ रहकर खुद भी बदमाश हो गई है। उसने तो पुरानी दोस्ती का भी ख्याल नहीं किया। कमबख्त ने इस तरह मारा है और इस तरह नोचा खसोटा है कि मेरे बदन का जोड़ जोड़ हिलकर रह गया है। मैंने चाय की चुस्की लेते हुए उसकी तरफ देखा और पहली मर्तबा एहसास हुआ कि वो शब ख्वाबी का ढीला ढाला लिबास पहने हुए थी, जिसका मतलब था कि वो अब इस घर से बाहर निकलने का इरादा नहीं रखती थी। मैं कुछ कहने के बजाय खामोशी से उसकी तरफ देखता रहा। तुम्हारा वॉलेट कहाँ है? उसने मेरी तरफ देखते हुए पूछा। मेरे पास है। मैंने जेब से वॉलेट निकालकर उसे दिखाया। इसका मतलब है उन्हें अपने मकसद में कामयाबी नहीं हो सकी। वो बोली, तुम क्या समझ रही हो? उन्होंने हमें क्यों घेरा था? मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। तुम्हें लूटने के लिए? मायावती ने कहा। वो गुंडों के साथ मिलकर आजकल शायद यही धंधा कर रही है। उसे समझा होगा कि शायद मैं कोई बहुत ही दौलतमंद ग्राहक फांस लिया है। चुड़ैल भी साथ घर छोड़कर वारदात करती है, लेकिन कमीनी ने तो हद ही कर दी। मैं इसे ऐसा मजा चुकाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी। मायावती की बातों ने मुझे किसी हद तक चौंका दिया था, लेकिन मैंने इस मामले में ज्यादा जिरा नहीं की। क्या तुम समझती हो कि उसने हमें लूटने के लिए हमला किया था? मैंने पूछा। तो और क्या वजह हो सकती है? वो बोली, दौलत की हवस ने उसे अंधा कर दिया है। किसी दिन वो मारी जाएगी। उस आदमी ने पहले भी कभी तुमने उस आदमी को कभी पहले भी उसके साथ देखा है? वो चिपटी नाक वाला जो रेस्टोरेंट में उसके साथ आया था? मैंने पूछा। नहीं, मैंने उसे पहली मर्तबा देखा था और यूं भी रत्ना तो बहुत दिनों के बाद नजर आई थी। मायावती ने जवाब दिया। तुम्हें याद है मैं रेस्टोरेंट में तुमसे रत्ना के बारे में कुरेद कुरेद कर पूछ रहा था और तुमने मेरे इस जिरा करने का गलत मतलब समझा था? तो अब मतलब समझा दो। उसे घूर कर मुझे देखा और अपना सीना सहलाने लगी। इससे भी मैंने अंदाजा लगाया था कि उसे चोट कुछ ज्यादा ही गहरी लगी थी। वो आदमी कोई राहजन नहीं है, मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। उसका ताल्लुक दुनिया की खतरनाक तरीन तंजीम माफिया तंजीम त्रियाड से है। वो कोई राहजानी की मामूली वारदातों के लिए थाईलैंड से यहाँ नहीं आया। क्या मतलब? वो उछल पड़ी। तुमने अस्पताल में इंस्पेक्टर आजम खान और बरिंद्रा को बातें करते सुना था? मैंने कहा। यहाँ नेपाल में एक बहुत बड़ी खौफनाक तंजीम जन्म ले रही है और इस कानूनी साजिश पर अमल भी शुरू हो चुका है। मैं समझी नहीं। उसकी नजरें अब भी मेरे चेहरे पर मरकूज थीं। त्रियाड एक बहुत बड़ी माफिया तंजीम है। इसका हेडक्वार्टर अगरचे हांगकांग में है, लेकिन इसकी जड़ें पूरी दुनिया में फैली हुई हैं। पूरी दुनिया में मनशियात की सप्लाई पर इसका कंट्रोल है। मैं चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर इसे त्रियाड के बारे में बताने लगा। आखिर में मैं कह रहा था, यही खौफनाक तंजीम त्रियाड अब नेपाल में अपने कदम जमाना चाहती है। नेपाल की एक जराइम पेशा तंजीम से इसका मुआहदा हो चुका है। इसमें कुछ सियासतदान भी शामिल हैं। ये लोग सियासत में अपने आदमियों को ऊपर लाकर इस मुल्क में मनशियात की पैदावार पर कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं और इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। कत्लो गारत उनके लिए मामूली बात है।
یہ تو برندرا جیسے پولیس آفیسروں کا درد سر ہے، تمہارا ان معاملات سے کیا تعلق؟ مایامتی نے کہا، تم اپنی کسی دوست کو کسی بدماش کے شکنجے سے چھڑانے کے لیے یہاں آئے ہو، اس آدمی نے تم پر حملہ کیوں کیا تھا؟ ان لوگوں سے میرا کچھ پرانا حساب کتاب چل رہا ہے اور آج اتفاق سے وہ شخص میرے سامنے آ گیا، میں نے کہا، اور پھر اسے تھائی لینڈ کے واقعات کے بارے میں بتانے لگا۔ میں نے گولڈن ٹرائنگل میں گھس کر جنرل کھوراٹ کو بھاری نقصان پہنچایا تھا۔ وہ بہت عرصے تک مجھے تلاش کرتا رہا تھا، لیکن میں تھائی لینڈ سے نکل گیا تھا اور مختلف ملکوں میں گھومتے ہوئے یہاں پہنچا ہوں۔ اس واقعے کو اگرچہ بہت عرصہ بیت چکا ہے، مگر یہاں ایسی باتیں آسانی سے نہیں بھلائی جا سکتی۔ یہاں سامسنگ سے آمنا سامنا ہوتے اور ہم پر اس حملے کا مطلب یہ ہے کہ پرانا کھیل دوبارہ شروع ہو چکا ہے۔ میری باتیں سن کر مایامتی جھرجھری لے کر رہ گئی۔ کیا تمہارا مکان محفوظ ہے؟ میرا مطلب ہے اس کے بارے میں اور کون جانتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ کوئی نہیں، مایامتی نے جواب دیا۔ میں اپنے ساتھ کام کرنے والی دوسری لڑکیوں سے کچھ مختلف واقعہ ہوئی ہوں۔ دوسری لڑکیاں ویکینڈ اپنے دوستوں کے ساتھ گزارتی ہیں اور میں یہاں آرام کرنے کے لیے آتی ہوں، مطالعہ کرتی ہوں۔ یہاں کوئی میری تنہائی میں مغل نہیں ہوتا۔ میری اس گوشہ عافیت کے بارے میں میری کوئی دوست نہیں جانتی، اس لیے تو میں یہاں آئی ہوں۔ مجھے شبہ تھا کہ رات کو کسی بھی وقت غنڈوں کو لے کر رتنا میرے فلیٹ پر پہنچ جائے گی، اس لیے میں یہاں آ گئی۔ یہاں ہم محفوظ ہیں۔ تمہارے لیے بھی فی الحال اس بنگلے میں جانا مناسب نہیں ہے۔ یہاں ضرورت کی ہر چیز موجود ہے۔ ہم چند روز بڑے اطمینان سے یہاں رہ سکتے ہیں۔ اور تمہارے کام کا کیا ہوگا؟ تمہیں تو ڈیوٹی پر جانا ہوگا نا؟ میں نے کہا، کل تو میری چھٹی ہے۔ مایامتی نے جواب دیا، میں اپنی دوست کو فون کر دوں گی کہ وہ میری 1 ہفتے کی چھٹی کی درخواست دے دے۔ اس کے بعد جو حالات ہوں گے ان کے مطابق قدم اٹھایا جائے گا۔ میں خاموشی سے اس کی باتوں پر غور کرتا رہا۔ ویسے تو برندرا والا وہ بنگلہ بھی میرے لیے محفوظ تھا، لیکن وہاں رہ کر میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، جبکہ یہاں مایامتی کے توسط سے میں حالات سے باخبر رہ سکتا تھا۔ برندرا اور اعظم خان اپنے معاملات میں الجھے ہوئے تھے۔ پچھلے 3 دنوں سے انہوں نے میری خبر تک نہیں لی تھی، جبکہ میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا نہیں رہ سکتا تھا۔ مجھے کسی ایسے دوست کی ضرورت تھی جو میری مدد کر سکے، اور اتفاق سے مجھے مایامتی مل گئی تھی۔ آج جو کچھ بھی ہوا تھا اس کے بعد مجھے یقین ہو گیا تھا کہ مایامتی ہر مشکل وقت میں میرا ساتھ دے سکے گی۔ ہم دیر تک لاؤنج ہی میں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ مایامتی بار بار بے چینی سے پہلو بدلتی رہی تھی۔ تمہیں بیٹھنے سے تکلیف ہو رہی ہے؟ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ویسے بھی 1 بج چکا ہے، کمرے میں جا کر سو جاؤ۔ دوسرے کمرے میں بستر لگا ہوا ہے، تم بھی جا کے سو جاؤ۔ مایامتی یہ کہتے ہوئے اٹھ گئی۔ مایامتی اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں دوسرے کمرے میں آ گیا۔ یہاں پر بیڈ لگا ہوا تھا اور 2 کرسیاں بھی رکھی ہوئی تھیں۔ میں کچھ دیر تک ایک کرسی پر بیٹھا رہا اور پھر بستر پر لیٹ گیا۔ ناک اور جبڑے میں تکلیف کی وجہ سے بے چینی سی ہو رہی تھی۔ مجھے بملا کے بارے میں بھی پریشانی تھی، لیکن میرا خیال تھا کہ جب تک میں اس سے دور رہوں وہ محفوظ رہے گی۔ سامسنگ سے اچانک ہی ملاقات ہوئی تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ میں ہسپتال میں داخل رہا ہوں اور میری دوست اب بھی ہسپتال میں موجود ہے۔ میں دیر تک سامسنگ کے بارے میں سوچتا رہا۔ اسے کھٹمنڈو میں دیکھ کر مجھے یہ اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی تھی کہ وہ اپنے گھنونے مشن کے سلسلے میں یہاں آیا ہوا تھا اور اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہوں گے۔ مجھ سے تو محض اتفاقاً سامنا ہو گیا تھا اور پہلے ہی موقع پر اس نے مجھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی تھی۔ ممکن ہے وہ مجھے زندہ پکڑنا چاہتا ہو، لیکن اسے اپنی جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ مجھے مارنے کے چکر میں اس کا خنجر اپنے ہی ساتھی کے سینے میں پیوست ہو گیا تھا اور اسے سر پر پیر رکھ کر بھاگنا پڑا۔ اب پتہ نہیں وہ آدمی زندہ بچا تھا یا مر گیا تھا، بہرحال کھیل شروع ہو چکا تھا۔ یہی سب کچھ سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی۔ وہ رات کا پچھلا پہر تھا۔ اچانک ہی میری آنکھ کھل گئی۔ میں خوابیدہ سی نظروں سے کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کوئی خاص بات محسوس نہیں ہوئی تھی، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ میری آنکھ بلا وجہ نہیں کھل سکتی تھی۔ اور پھر اچانک کراہنے کی آواز سن کر میں چونک گیا۔ میں نے بستر چھوڑنے میں زیادہ دیر نہیں لگائی تھی۔ کراہنے کی آواز مایامتی والے کمرے سے آ رہی تھی۔ میں تیز قدم اٹھاتے ہوئے مایامتی کے کمرے میں پہنچ گیا۔ مایامتی بستر پر آڑی ترچھی پڑی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ سینے پر تھا اور وہ بری طرح مچل رہی تھی۔ ارے کیا ہوا؟ میں تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے اس کے قریب پہنچ گیا۔ بہت شدید درد ہو رہا ہے۔ مایامتی نے آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھتے ہوئے رک رک کر کہا۔ اس کے چہرے پر کرب کے آثار نمایاں تھے اور وہ ایک ہاتھ سے سینے کو دبائے ہوئے تھی۔ تم اگر اجازت دو تو میں کہتے کہتے رک گیا۔
वो मरहम मल दो। उसने ड्रेसिंग टेबल पर रखी हुई ट्यूब की तरफ इशारा करते हुए तकलीफ से कहा। उसे सांस तक लेने में भी तकलीफ हो रही थी। मैंने हाथ बढ़ाकर ट्यूब उठा ली। मायावती ने उस तरफ से कमीज ऊपर उठा दी। सीने पर नीला धब्बा पड़ा हुआ था और सूजन भी नुमाया थी। मुझे समझने में देर नहीं लगी थी कि उसे जोरदार जरब लगी थी जिससे गोश्त फट गया था। मैंने ट्यूब से क्रीम निकाली और उसकी हल्की हल्की मालिश करने लगा। मायावती कुछ देर तक कराहती रही, फिर बदतरीज पुरसकून होती चली गई। मैंने कमीज दुरुस्त करके कंबल इस पर डाल दिया और बाथरूम में हाथ धोकर बेड के सामने कुर्सी पर बैठ गया। कुछ सुकून मिला? बहुत तकलीफ हो रही थी। वो मेरी तरफ देखते हुए बोली। उस कुतिया ने कोहनी से जरबे लगाई थी। मैं छोड़ूंगी नहीं इसे। फिलहाल तुम आराम की जरूरत है तुम्हें, मैंने कहा। गोश्त अंदर से फट गया है, तुम्हें ठीक होने में भी 2-4 रोज लगेंगे। हाँ, मैं जानती हूँ, और ये चंद रोज तुम्हें ही तकलीफ उठानी पड़ेगी, हालांकि तुम्हारी हालत भी अच्छी नहीं है। मायावती ने कहा। मुझे अफसोस है, तुम पहली मर्तबा मेरे घर आए हो और मैं तुम्हारी खिदमत करने के बजाय तुमसे खिदमत ले रही हूँ। दोस्ती में कोई किसी पर एहसान नहीं करता, मैंने जवाब दिया। वैसे तुम्हें बोलने में तकलीफ हो रही है, आराम से लेटी रहो और सोने की कोशिश करो। मुझे नींद नहीं आ रही, वो बोली। तुम मेरे पास बैठे रहो। पता नहीं तुमसे इतनी अपनाइयत सी क्यों महसूस होने लगी है। ये तुम्हारे खलूस की निशानी है, मैंने कहा। जिस अंदाज से गुफ्तगू का मौजू तब्दील हो रहा था, उससे मायावती के बारे में मेरे दिल में नए खदशात जन्मने लगे। मायावती औरत भी थी, उसने अस्पताल में मेरी बड़ी खिदमत की थी। वो सब कुछ अगरचे उसकी ड्यूटी में शामिल था, लेकिन दिल को फिसलते हुए कितनी देर लगती है। उस वक्त मुझे यही अंदेशा था कि बात कुछ आगे ना बढ़ जाए, इसलिए मैं उसे तलकीन कर रहा था कि उसे बोलने में तकलीफ हुई है, इसीलिए वो जुबान को कम से कम हरकत दे और आराम से लेटी रहे और सोने की कोशिश करे। मुझे अगरचे अब नींद नहीं आ रही थी, लेकिन मैंने आंखें बंद कर ली। मुझे ऊँघते पाकर मायावती ने भी आंखें बंद कर ली और 15-20 मिनट बाद वो वाकई सो गई थी। मैं सुबह सवेरे शाल ओढ़कर घर से निकल गया। रात को इस तरफ आते हुए दूसरी गली के मोड़ पर मैंने एक ढाबा देखा था। मोहल्ले में वाक़या इस किस्म की दुकानें रात को देर तक खुली रहती हैं और सुबह भी जल्दी खुल जाती हैं। इस वक्त भी वो ढाबा खुला हुआ था। मैंने अंडे, डबल रोटी और जरूरत की कुछ दूसरी चीजें लेकर पैसे दे रहा था कि मोटरसाइकिल पर अखबार का हाकर आ गया। यह हाकर उस ढाबे पर कुछ अखबार दे जाया करता था जो दिन भर में बिक जाया करते थे। अखबार नेपाली जुबान में था। इस पर लिखा हुआ एक भी लफ्ज अगरचे मेरी समझ में नहीं आ सका था, लेकिन सफा अव्वल पर एक तस्वीर देखकर मैंने अखबार खरीद लिया। मायावती अभी तक सो रही थी। मैंने चाय बनाकर उसे जगाया तो वो करा उठी। उसने एक हाथ से सीना दबा लिया। मैंने सहारा देकर उसे बेड की साथ पुश्त के साथ टेक लगाकर बिठा दिया और चाय का कप उसके होंठों की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो, गरम गरम चाय पी लो, कुछ सुकून मिलेगा। अजीब बात है, मायावती ने मुस्कुराने की कोशिश की। पहले नर्स मरीज की देखभाल करती थी और अब मरीज नर्स की देखभाल कर रहा है। इसी को तो कहते हैं कि कभी के दिन बड़े और कभी की रातें, मैंने कहा। मायावती कप मेरे हाथ में ले लिया। चाय खत्म करके मैंने वो अखबार उसके सामने रख दिया। वो भी तस्वीर पर नजर पड़ते ही चौंक पड़ी। वो उसी एक आदमी की तस्वीर थी जो सड़क पर पड़ा हुआ था और उसके सीने में खंजर पेवस्त था। ये तस्वीर देखकर ही तो मैंने अखबार खरीदा था। तस्वीर के नीचे किशन और उसके साथ कैप्शन और उसके साथ खबर पढ़कर मायावती के चेहरे पर हवाइयां से उड़ने लगी। मैंने तुम्हें ये अखबार इसलिए नहीं दिया कि इस तस्वीर को देखकर खौफ से कांपना शुरू कर दो। मैंने इसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, मुझे कुछ बताओ भी सही, क्या लिखा है इस तस्वीर के हवाले से। मायावती ने एक बार फिर खबर पढ़ी और उसके साथ उसने जो कुछ भी बताया वो बहुत दिलचस्प था। ये शहर के मशहूर गुंडे रवि के एक गुर्गे यशोधर की लाश की तस्वीर है, जो गुज़श्ता रात बैंकॉक के एक मशहूर बदमाश वजदान के हाथों एक लड़ाई में मारा गया। यशोधर का एक साथी जान बचाकर फरार होने में कामयाब हो गया। उसने पुलिस को फोन पर बताया था कि वजदान बैंकॉक का एक बहुत बड़ा बदमाश और मनशियात का स्मगलर है। नेपाल की पुलिस ने खटपंडों में इसकी मौजूदगी को कुछ अच्छा शगुन करार नहीं दिया। पुलिस बड़ी सरगर्मी से उसे तलाश करती फिर रही है, वगैरह वगैरह। वाकई दिलचस्प थी। पुलिस को फोन पर यह बयान देने वाला सैमसंग के अलावा और कौन हो सकता था। और उसमें सबसे ज्यादा दिलचस्पी की बात तो ये थी कि पुलिस ने इस गुमनाम काल पर एतबार करते हुए वजदान की तलाश भी शुरू कर दी थी।
रात को तुमने बताया था कि तुम कुछ अरसे बैंकॉक में रह चुके हो और सैमसंग नामी वो शख्स भी बैंकॉक ही का रहने वाला है जिससे रात को तसादम हुआ था। मायावती ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, पुलिस को टेलीफोन पर यह इतला भी उसी ने दी होगी, लेकिन ये वजदान कौन है? सैमसंग ने इसे फंसाने की कोशिश क्यों की है? इसलिए कि वो मुझे हिम्मत सिंह के नाम से जानता है। मैंने जवाब दिया, इसलिए कि वो मुझे हिम्मत सिंह के नाम से नहीं जानता। मैंने जवाब दिया, उसने पुलिस को वही नाम बताया जो उसे मालूम था। तुम्हारा मतलब है कि तुम? हाँ, मैं ही वो शख्स हूँ जिसे सैमसंग ने अपने बयान में बैंकॉक का बहुत बड़ा बदमाश और स्मगलर साबित करने की कोशिश की है। उसका ख्याल है कि इस तरह पुलिस मेरे पीछे लग जाएगी, और यह खबर पढ़कर मैं समझ गई हूँ कि हालात का रुख किस तरह मोड़ने की कोशिश की गई है। मायावती ने कहा, मैं तो ये सोच कर ही कांप रही थी कि उसने अपना जुर्म तुम्हारे सर पर थोप दिया है और पुलिस तुम्हारी तलाश शुरू कर देगी। हाँ, कोशिश तो उसने यही की है, मैंने कहा, और मुझे पुलिस पर हैरत है कि उन्होंने इसके बयान का यकीन किस तरह कर लिया। हालांकि आमतौर पर पुलिस इस तरह के गुमनाम इतलात पर यकीन ही नहीं करती। हो सकता है इसमें पुलिस की भी कोई हिकमत अमली हो, मायावती ने कहा। मुमकिन है इस तरह वो इस शख्स को रोशनी में लाना चाहते हो जिसने पुलिस को ये इतलात दी। मैं जानता था कि अगर पुलिस मेरे पीछे लग गई तो मेरे लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी और मैं कभी देशमुख तक नहीं पहुंच सकूंगा। मुझे बरिंद्रा के जिस बंगले में भेजा गया था वहां अगरचे टेलीफोन मौजूद था, लेकिन मुझे इसका नंबर मालूम नहीं था। वो लोग भी मुझे गायब पाकर परेशान जरूर रहे होंगे, मुझे तलाश भी कर रहे होंगे, लेकिन मैं यहाँ छुपा बैठा था। मैंने मायावती से बात की तो उसने मेरी बात की तायद की। बरिंद्रा का नंबर मालूम करना क्या मुश्किल है, उसने कहा। मैं अभी पता कर लेती हूँ। ये कहते हुए वो उठकर टेलीफोन के करीब आ गई। उस वक्त रात के 8 बज रहे थे और हम लाउंज में बैठे हुए बातें कर रहे थे। मायावती ने फोन का रिसीवर उठाकर अपनी उसी दोस्त नर्स का नंबर मिलाया और चंद मिनट बात करने के बाद रिसीवर रख दिया। तकरीबन 15 मिनट के बाद उसे दोबारा फोन किया और दूसरी तरफ से बताया जाने वाला नंबर एक कागज पर नोट कर लिया और रिसीवर रखकर मेरी तरफ देखते हुए बोली, ये पुलिस हेडक्वार्टर का नंबर है। इंस्पेक्टर बरिंद्रा 8:30 बजे इस नंबर पर मौजूद होगा। ठीक है, हम 8:30 बजे फोन करेंगे, मैंने जवाब दिया। और फिर 8:30 बजे जब उस नंबर पर फोन किया गया तो मुझे मायूसी नहीं हुई। कॉल किसी और ऑफिसर ने रिसीव की थी, लेकिन मैंने अपना नाम हिम्मत सिंह बताकर बरिंद्रा से बात करने की ख्वाहिश जाहिर की तो फौरन ही उसने लाइन मिला दी। अरे महाशय, तुम कहाँ गायब हो? हम तो परेशान हो गए हैं, पूरे शहर में तुम्हें तलाश करते फिर रहे हैं। तुम ठीक तो हो ना? बरिंद्रा ने मेरी आवाज सुनते ही कहा। मैं ठीक हूँ, मैंने जवाब दिया। मामला कुछ ऐसा था कि मैं इतला नहीं दे सका। इंस्पेक्टर आजम खान कहाँ है? मेरे पास बैठा है, बरिंद्रा ने कहा। और फिर थोड़ी देर के बाद रिसीवर पर इंस्पेक्टर आजम खान की आवाज सुनाई दी। इंस्पेक्टर आजम खान से पहले मैंने बमला के बारे में दरियाफ्त किया और फिर उस रात के वाक़े के बारे में बताकर उससे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। तुम इस वक्त हो कहाँ? आजम खान ने पूछा। सही लोकेशन तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये काली के स्थान का कोई इलाका है, मैंने जवाब दिया। काली का स्थान? दूसरी तरफ से ये नाम दोहराया गया। फिर चंद लम्हों की खामोशी के बाद इंस्पेक्टर आजम की आवाज सुनाई दी। इस इलाके में एक कॉटेज होटल है, कि तुम वहां आ सकते हो? ये होटल मैंने देखा तो नहीं, लेकिन तलाश कर लूंगा, मैंने जवाब दिया। ठीक है, दूसरी तरफ से कहा गया। मैं ठीक 9 बजे इस होटल में तुम्हारा इंतजार करूंगा, मैं पहुंच जाऊंगा, मैंने कहा। और चंद और रस्मी जुमलों के तबादले के बाद रिसीवर रख दिया और मायावती की तरफ मुतवज्जा हो गया। इंस्पेक्टर आजम 9 बजे उस होटल में मेरा इंतजार करने लगा। ये होटल इसी इलाके में है, क्या तुम्हें मालूम है? यहाँ से काफी फासले पर है, लेकिन कोई भी रिक्शा या टैक्सी वाला हमें वहां पहुंचा देगा, मायावती ने जवाब दिया। नहीं नहीं, सिर्फ मुझे, मैंने कहा। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, अगर वहां या रास्ते में कोई गड़बड़ हुई तो? ठीक है, मायावती ने गहरा सांस लेते हुए मेरी बात काट दी। मेरी बात उसकी समझ में आ गई थी, इसलिए उसने मेरे साथ जाने पर जिद नहीं की। मैं 8:45 बजे घर से निकल गया। मेरा शेप बड़ा हुआ था और नाक अभी तक किसी हद तक फूली हुई थी। 2-3 गलियां घूमकर मेन रोड पर आते ही मुझे साइकिल रिक्शा मिल गया। मैंने रास्तों को पूरी तरह जहन नशीन कर लिया था ताकि वापसी पर मुझे कोई दुश्वारी पेश ना आए। 20 मिनट में मैं कॉटेज होटल के सामने पहुंच गया। मैं अगरचे 5 मिनट लेट हो चुका था, लेकिन होटल के आसपास टहलते हुए मैंने 5 मिनट जाया कर दिए।
ऐसे मैंने जानबूझ कर किया था। मैं दरअसल ये देख लेना चाहता था कि आसपास कोई मुश्तबा आदमी तो मौजूद नहीं, लेकिन मुझे ऐसा कोई चेहरा दिखाई नहीं दिया था। होटल के आसपास का इलाका खासा बारौनक था। ये रिहायशी होटल भी बहुत बड़ा था। गेट के अंदर पार्किंग एरिया में कई गाड़ियां खड़ी थी। मैं बरामदे में पहुंचकर रेस्टोरेंट की तरफ मुड़ गया। रेस्टोरेंट में खासा रश था, लेकिन इंस्पेक्टर आजम को तलाश करने में मुझे कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। उसके साथ बरिंद्रा भी थमा। वो दोनों मुझे देखते ही अपनी मेज से उठकर मेरी तरफ आ गए थे। उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया और हम रेस्टोरेंट से निकलकर एक मुल्हका कमरे में आ गए। इस वसी कमरे में एक दूसरे से फासले पर 4 मेजें थीं। 3 मेजों पर कुछ लोग बैठे हुए खाना नोश कर रहे थे। चौथी मेज खाली थी। हम जैसे ही अंदर दाखिल हुए, एक वेट्रेस ने उस मेज तक हमारी रहनुमाई की। इसका मतलब कि वो मेज खाली रखी गई थी। बरिंद्रा ने वेट्रेस को कॉफी लाने का कह दिया और हम मेज के गिर्द कुर्सियों पर बैठ गए। सिंघा ने बताया था कि तुम उस नर्स के साथ कहीं गए थे और फिर लौट कर नहीं आए। वो नर्स भी गायब है। बरिंद्रा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, और तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि हाँ, कुछ गड़बड़ हो गई थी। मैंने उंगली से नाक सहलाते हुए कहा और फिर उस रात पेश आने वाले वाक़े के बारे में बताने लगा। आखिर में मैं कह रहा था, आपका ये ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है कि त्रियाड़ के लोग यहाँ कदम जमाने की कोशिश कर रहे हैं। सैमसंग को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वो त्रियाड़ का रुकन है और एक मौके पर पहले भी मेरी इससे झड़प हो चुकी है। मैं जानता हूँ मिस्टर वजदान, आजमा ने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने गोल्डन ट्रायंगल में घुसकर जनरल खोराड को जो नुकसान पहुंचाया था, उसके पेश नजर ये कहा जा सकता है कि वो दुनिया के आखिरी कोने तक तुम्हारा पीछा करेंगे। ये लोग आसानी से किसी का पीछा नहीं छोड़ते। इंस्पेक्टर आजम के मुंह से अपना और गोल्डन ट्रायंगल का नाम सुनकर मैं चौंके बगैर नहीं रह सका था। हैरान होने की जरूरत नहीं। आजम के होंठों की मुस्कुराहट गहरी हो गई। मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ मालूम कर चुका हूँ, वो बात जारी रखते हुए कह रहा था। मुझे तुम पर उसी वक्त शुबा हो गया था जब तुम बमला के साथ एक वीरान जगह पर बस में बैठे थे। मेरा ख्याल था कि तुम इस लड़की को भगा कर लाए हो, लेकिन जब तुमने होटल में मेरी जान बचाई तो मुझे अपने नजरिया बदलना पड़ा। अगर तुम लड़की को भगा कर लाए होते तो इस किस्म के वाकयात से दूर ही रहते। और फिर तुमने देशमुख के बारे में बताया तो मैं समझ गया कि तुम वो नहीं हो जो मैं समझ रहा हूँ। इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद करने का फैसला कर लिया था। खटमंडू पहुंचते ही तुम लोगों के साथ जो वाकया पेश आया, उससे मैं परेशान हो गया था। बहरहाल अस्पताल में मैं बमला से तुम्हारे बारे में कुरेद कुरेद कर पूछता रहा। उससे मुझे जयपुर के हवाले से बहुत सारी बातें मालूम हुई। मैंने जयपुर में ठाकर भानोद सिंह को फोन करके तुम्हारे बारे में मालूम किया और फिर बैंकॉक पुलिस से भी फोन पर राब्ता किया। वहां से तुम्हारे बारे में जो कुछ मालूम हुआ वो हैरान कुन है। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर मेरे हवाले से बैंकॉक से हासिल होने वाली मालूमात के बारे में बताता रहा। उस रोज अखबार में तुम्हारा नाम पढ़ा तो मैं चौंके बगैर नहीं रह सका था। वो कह रहा था, मैंने फौरन ही मुतलका पुलिस स्टेशन से राब्ता किया तो पता चला किसी गुमनाम आदमी ने फोन करके पुलिस को तुम्हारे बारे में बताया था। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि तुम्हें फ्रेम किया जा रहा है, कि एक तरफ पुलिस तुम्हारा पीछा करती रहे और दूसरी तरफ वो लोग तुम्हारी ताक में रहे। बिल्कुल यही बात है, मैंने कहा। उसने मेरे बारे में जिस तरह तहकीकात की थी, मुझे उस पर खासी हैरत हुई थी। उस रात सैमसंग को रेस्टोरेंट में देखकर मैं चौंक गया था। उसके साथ रत्ना नाम की लड़की मायामती की दोस्त है। मेरा ख्याल था कि मैं बाद में रत्ना से सैमसंग के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करूंगा, लेकिन उसके 2 घंटों बाद ही उन्होंने हमें घेरने की कोशिश की। सैमसंग ने हंजर से हमला तो मुझ पर किया था, लेकिन उसका अपना ही साथी जद में आ गया। अगले रोज अखबार से पता चला कि मकतूल रवि का आदमी था। इस तरह ये बात भी साबित होगी कि सैमसंग के साथियों को यहाँ नागपाल और रवि जैसे लोगों की हमायत हासिल है। मुकामी लोगों की हमायत और ताउन के बगैर बाहर का कोई आदमी अपने घिनौने मकसद में कामयाब नहीं हो सकता। इंस्पेक्टर आजम खान ने कहा, कुछ आदमी हमारी नजरों में भी आए हैं और बरिंद्रा के आदमी उनके बारे में मालूमात जमा कर रहे हैं। हम उन्हें यहाँ कदम जमाने नहीं देंगे, हमें सिर्फ मौके का इंतजार है। देशमुख के बारे में क्या इतला है? मैंने पूछा। हम उस तरफ से गाफिल नहीं हैं, 1-2 दिन में उसका पता चल जाएगा, इंस्पेक्टर आजम ने जवाब दिया। लेकिन मायावती कहाँ है? वो भी उसी रोज से गायब है। वो महफूज है, मैंने जवाब दिया और फिर मायावती के बारे में बताने लगा।
इंस्पेक्टर बरिंद्रा और आजम हाँ हमारे ठिकाने के बारे में जानना चाहते थे, लेकिन मैंने बताने से इनकार कर दिया। बेहतर है कि हम एक दूसरे से अलग ही रहें। मैंने कहा, मैं अपने तौर पर भी कुछ करना चाहता हूँ। आप लोगों के साथ रहा तो न सिर्फ पाबंद हो जाऊंगा बल्कि इनकी नजरों में भी आ जाऊंगा, इसीलिए। समझ गया। बरिंद्रा ने मेरी बात काट दी, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि तुम्हारे हाथों कोई ऐसा संगीन जुर्म ना होने पाए कि हम तुम्हें तहफ्फुज़ फराहम ना कर सके। आप मुतमईन रहिए मिस्टर बरिंद्रा, मैंने कहा। मेरी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं होगी कि कानून को मुझसे ही शिकायत हो। और मेरा ये कार्ड रख लो। बरिंद्रा ने जेब से विजिटिंग कार्ड निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दिया। तुम्हें फोन पर राब्ता करने में आसानी रहेगी। अगर इनमें से किसी नंबर पर भी मैं ना मिलूं तो पैगाम छोड़ देना। शुक्रिया। मैंने कार्ड लेकर जेब में रख लिया। बातों के दौरान में हम काफी की चुस्कियां भी लेते रहे और फिर जब मैं होटल से बाहर निकला तो 10:30 बज रहे थे। वो दोनों वहीं बैठे रह गए थे। होटल से बाहर आने के बाद मैं तकरीबन आधा घंटा इस इलाके में टहलता रहा और फिर एक साइकिल रिक्शे पर सवार होकर घर की तरफ रवाना हो गया। रिक्शा मैंने दूर ही छोड़ दिया था और गलियों में पैदल चलते हुए मकान तक पहुंच गया। गेट को बाहर से कुंडा लगा दिया गया था। अंदर दाखिल होकर मैंने दरवाजा बंद कर दिया और बरामदे की तरफ बढ़ गया। पूरे घर की बत्तियां जल रही थीं। मायावती ने शायद अकेले होने की वजह से सारी बत्तियां जला रखी थीं। मैंने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी तो 1 मिनट बाद ही दरवाजा खुल गया। मैं दरवाजे जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, दरवाजा धड़ से बंद हो गया। कोई नोकदार चीज मेरी गर्दन को छूने लगी और इसके साथ ही एक राहत मेरी समाज से टकराई। हाथ ऊपर कर लो और कोई हरकत मत करना। मैं पीछे घूमना चाहता था, लेकिन उसी लम्हे राहदारी में दाएं तरफ से मायावती सामने आ गई। वो अकेली नहीं थी, उसके पीछे एक और आदमी था जिसने बाएं बाजू से मायावती को लपेट में ले रखा था और दाएं हाथ में पकड़े हुए हंजर की नोक मायावती के गाल को छू रही थी। मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। मैंने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। आगे बढ़ो। मेरे पीछे हुआ खड़ा शख्स एक बार फिर भेड़िए की तरह कुर्राया। उसके साथ ही मेरी गर्दन पर नोक का दबाव बढ़ गया। उसकी चुभन से मैंने अंदाजा लगा लिया था कि वो हंजर या चाकू था। एक बार फिर कह रहा हूं कि अगर तुमने कोई गलत हरकत करने की कोशिश की तो इस लड़की का गला काट दिया जाएगा। मैं कदम उठाते हुए कमरे के वस्त में आ गया। मेरे हाथ बदस्तूर सर से ऊपर थे। पीछे खड़े हुए शख्स ने मेरे लिबास को थपथपाकर मेरी तलाशी ली। मेरे पास कोई हथियार नहीं था। मेरा हंजर भी इस रात बरिंद्रा के बंगले पर ही रह गया था जब देशमुख और उसके साथियों ने हमला किया था। तुम लोग कौन हो और क्या चाहते हो? और इस तरह किसी के घर में घुसने से क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने सामने आने वाले शख्स के चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, जिसने मायावती को दबोच रखा था। मायावती के चेहरे पर खौफ और करब के मिले जुले तासरात थे। मेरी गर्दन से चाकू की नोक हट गई थी और वो शख्स भी मेरे सामने आ गया। उसकी सूरत देखते ही मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। वो सैमसंग था। इस रात तुम बच गए थे। सैमसंग ने मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला, गलती मेरी थी कि मैंने अपने हवास पर काबू नहीं रखा था और मेरा ही साथी मेरे हाथों मारा गया और तुम गधे के सर से सींग की तरह गायब हो गए थे। हम पूरे शहर में तुम्हें तलाश करते रहे, लेकिन तुम लोगों का पता नहीं चला। और वो रत्ना, फिर वो रत्ना की अक्ल काम कर गई, जिसे बताया कि तुम्हारी ये दोस्त मायावती भी नर्स है। हो सकता है वो तुम्हें अपने साथ कहीं ले गई हो और उसकी कोई दोस्त जानती हो कि ये तुम्हें कहाँ ले जा सकती है। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए बोला, हमने कई नर्सों से मालूम किया। सबने यही कहा कि हो सकता है कि मायावती तुम्हें साथ लेकर अपने गांव चली गई हो। सिर्फ एक नर्स ने इंकशाफ किया कि मायावती का यहाँ कोई खुफिया ठिकाना भी है जहाँ वो वीकेंड गुजारती है। ये बात हमें आज ही मालूम हुई थी। आज हमने मायावती के फ्लैट पर हल्ला बोल दिया। फ्लैट में इसके साथ रहने वाली लड़की पहले तो कुछ बताने को तैयार नहीं हुई, लेकिन 2 हाथ पड़ते ही उसने जुबान खोल दी। उस लड़की के कहने के मुताबिक मायावती हर वीकेंड पर गायब हो जाती है। उसने मायावती से कई मर्तबा पूछा कि वो वीकेंड पर कहाँ जाती है, मगर उसने कभी कुछ नहीं बताया। उस लड़की को शुबा था कि मायावती वीकेंड पर अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ गुजारती है। तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर एक रोज उसने मायावती का पीछा किया और इस मकान को देख लिया, लेकिन उसे बड़ी मायूसी हुई कि मायावती वीकेंड किसी बॉयफ्रेंड के साथ नहीं बल्कि इस मकान में तन्हा रहकर गुजारती है। इस तरह हमें भी इस मकान का पता चल गया, लेकिन वो लड़की अब किसी और को इस मकान के बारे में नहीं बता सकेगी। क्या मतलब? मैंने उसे घूरा। तुम तो हमें बहुत अच्छी तरह जानते हो, हम मुहतात रहने के आदी हैं। सैमसंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तो सरंगा से कहा था कि वो इस लड़की का माकूल बंदोबस्त कर दे ताकि वो किसी और के सामने जुबान न खोल सके,
لیکن اس کا ہاتھ کچھ زیادہ ہی بھاری ہے۔ اس نے صرف چند سیکنڈ ہی اس کے گلے پر ہاتھ رکھا تھا۔ اگر وہ لڑکی سانس لینا بھول گئی تھی تو میرے خیال میں اس میں سرنگا کا بھی کوئی قصور نہیں۔ میں کام کر رہ گیا۔ ایک بے گناہ لڑکی کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا، لیکن ان لوگوں سے رحم کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ دوسروں کی زندگیوں سے کھیلنا ان کی ہابی تھی۔ معمولی سی بات پر کسی کو موت کے گھاٹ اتار دینا ان جیسے لوگوں کے لیے بہت معمولی بات تھی۔ دیکھو سامسنگ، میں نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، تمہیں میری تلاش تھی، میں تمہیں مل گیا۔ مایاوتی کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو جانتی بھی نہیں کہ میں کون ہوں۔ اسے چھوڑ دو، تمہیں جو بھی کھیل کھیلنا ہے میرے ساتھ کھیلو، اسے جانے دو۔ تمہارے ساتھ تو ہم کسی اور طرح نمٹیں گے، کھیل تو اس کے ساتھ کھیلا جائے گا۔ سامسنگ نے ٹھٹائی سے مسکراتے ہوئے کہا، ایسی حسین لڑکی آسانی سے ہاتھ آ جائے تو اس سے دستبردار نہیں ہوا جا سکتا۔ آسانی سے ہی کیوں، ہم تو بڑی جدوجہد کے بعد یہاں تک پہنچے ہیں۔ میں چند لمحے سامسنگ کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کے ہونٹوں پر مکروہ مسکراہٹ ہونے کے باوجود اس کے چہرے پر درندگی نمایاں تھی۔ جنرل کھوراٹ نے بہت دور تک تمہارا پیچھا کیا تھا، وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، لیکن تم سنگاپور پہنچ کر فرار ہو گئے۔ تم جس جہاز پر سفر کر رہے تھے وہ ہندوستان میں کسی جگہ گر کر تباہ ہو گیا۔ چند مسافر زندہ بچے تھے اور تم ان میں نہیں تھے۔ جہاز کے تباہ ہونے والے بہت سے لوگ زندہ چل گئے تھے جن کی لاشیں بھی شناخت نہیں ہو سکی تھی، اور یہ فرض کر لیا گیا تھا کہ تم بھی مر جانے والوں میں شامل ہو گئے۔ لیکن اس رات ریسٹورنٹ میں تمہیں دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، لیکن تم جیسے لوگ آسانی سے نہیں مرتے۔ تم واحد شخص ہو جو گولڈن ٹرائنگل سے زندہ بچ کر نکل گئے تھے۔ برما اور چین تک تمہارا پیچھا کیا گیا، تم پر بار بار حملے ہوتے رہے اور تم بار بار بچتے رہے۔ تم واقعی بہت ڈھیٹ آدمی ہو۔ ہوائی جہاز کے حادثے میں بھی بچ گئے۔ تمہیں شاید کسی طرح پتا چل گیا تھا کہ ہم لوگ نیپال میں قدم جمانے کی کوشش کر رہے ہیں اور تم فوراً یہاں پہنچ گئے۔ تمہیں جنرل کھوراٹ کی طاقت کا اچھی طرح اندازہ ہے۔ بڑی بڑی حکومتیں آج تک اس کا راستہ نہیں روک سکیں، تو تم کیا تیر مار لوگے؟ اس ٹرائی اینگل میں ایک لیبارٹری تباہ کر کے فرار ہو جانے کا یہ مطلب نہیں کہ تم بہت طاقتور ہو اور تمہاری موت ہی اب تمہیں یہاں کھینچ لائی ہے۔ تمہیں اپنے بارے میں بہت خوش فہمی ہے، میں نے اس کی خاموش ہونے پر کہا۔ میں تو نیپال میں کسی اور مقصد سے آیا تھا، لیکن یہ محض اتفاق ہے کہ تم سے سامنا ہو گیا۔ جس طرح تھائی لینڈ میں جنرل کھوراٹ کو میرے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، اسی طرح اسے یہاں بھی منہ کی کھانی پڑے گی۔ جنرل کھوراٹ کو تو ابھی ہم نے تمہارے بارے میں اطلاع بھی نہیں دی، سامسنگ نے کہا۔ چانگ لی کا خیال ہے کہ جنرل کھوراٹ کو تو تمہارے بارے میں اطلاع دینے کی بجائے تمہارا سر پلیٹ میں سجا کر اس کے سامنے پیش کیا جائے گا تو وہ بہت خوش ہوگا۔ اس لیے ہم نے ابھی تک چانگ لی کو، میں نے اسے ٹوک کر الجھی ہوئی نظروں سے کہا۔ میرے دماغ میں سنسناہٹ سی ہونے لگی تھی، یہ نام مجھے کچھ جانا پہچانا سا لگا تھا۔ تم شاید چیانگ سائمن کے اس ریٹائرڈ پولیس آفیسر کو بھول چکے ہو، وہ جو وہاں جنرل کھوراٹ کے لیے کام کرتا تھا، سامسنگ نے جواب دیا۔ وہ ریڈ کے دوران میں پولیس کی گرفت میں بھی آ گیا تھا، لیکن رشوت دے کر وہاں سے فرار ہو گیا تھا۔ جنرل کھوراٹ کو اپنے وفادار کو مایوس نہیں کرتا کبھی۔ جنرل نے اسے نیپال کے مشن کا چیف بنا کر یہاں بھیجا ہے۔ میں یہاں تمہیں اس کے سامنے پیش کروں گا تو وہ بہت خوش ہوگا۔ میں دل ہی دل میں مسکرائے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ میں نے باتوں ہی باتوں میں اس سے یہ راز اگلوا لیا تھا کہ یہاں ان کے ساتھ کوئی تیسرا آدمی نہیں تھا، اور نہ ہی انہوں نے کسی اور کو یہ بتایا تھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔